नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिवसेना। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के ऊपर अब जो है EOW इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग इन्होंने जो है अब जांच शुरू कर दी है। कितनी मुश्किल में फंस सकते हैं उद्धव ठाकरे के परिवार और उद्धव जी, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी खासियत है वो अंदर की बातें जो है बाहर लाते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे भी कि अनिल थत्ते जी देखने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम रोज़ जो है हम वीडियो बनाते हैं आप तक पहुंचा सकें। और आप लोग ज़्यादा करके जो है लिंक देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक अनुरोध को हमारे स्वीकार कीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं जो उद्धव सरकार के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर जो है ये EOW जो बैठाया गया है, कितनी मुश्किल में फंस सकते हैं? सर, पहली बात तो ये अपने को प्रामाणिकता से कबूल करनी पड़ेगी कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई बड़ा अंडरलाइन नेता नहीं है कि जिसकी अनाप शनाप प्रॉपर्टी नहीं है। यस। आप उद्धव जी के बारे में अब कैसे सरकार पलटी है और सरकार जो आई है शिंदे और फडणवीस की, उनको भी उद्धव जी को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए करके अभी उनकी इंक्वायरी उन्होंने चालू की है। जबकि महाआघाड़ी की सरकार जब थी तब वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की इंक्वायरी अपने गिरीश महाजन से लेके बहुत सारे लोगों के पीछे, मतलब भाजपा के लोगों के हमेशा विपक्ष की ही इंक्वायरी होती है। हाँ, इंक्वायरी होती है, बातें की जाती है, एक्सपोजर्स किए जाते हैं। तो अभी सर महाराष्ट्र में हम अगर धनाढ्य बोलते हैं जिसको, धन किसके पास सबसे अधिक है, तो सर पवार साहब की जो फैमिली है उनके पास महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतलब आप सोच नहीं सकते सर, मतलब उसका काउंटिंग ही नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी पवार साहब के पास है। तो नंबर 1 पे अगर कोई है तो वो है पवार साहब। और ऐसा है कि बीच में ईडी ने इनकम टैक्स अजीत दादा के जितने भी रिश्तेदार हैं, पवार साहब और सुप्रिया छोड़ के जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके यहाँ पे ये किए थे, छापे डाले थे। और पवार साहब ने तो ये यहाँ तक बोला था कि मेहमान आए हुए हैं हमारे यहाँ और कुछ ज़्यादा ही रहे हैं। एक 2-4 दिन में जनरली ये रेड बीड करके वापस जाते हैं, मगर 8-10 दिन हो गए। अभी बहुत उनको लगता है कि हमारे यहाँ हमारा पहुँचार जो हम कर रहे हैं उनका वो पसंद आ रहा है। ऐसा उपरोधिक भाषा में वो बोले थे कि 8-10 दिन तक वो चला था। और पार्थ पवार के यहाँ भी हुआ था और बहुत सारे मतलब उनके यहाँ हुए थे। सर कैसे है ना कि इनकम टैक्स, ईडी और ये जो सब सेंट्रल की एजेंसीज़ हैं, उसके साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करके एक ऐसी शस्त्र है कि उसका उपयोग भी वो स्टेट लेवल पे कर सकते हैं। तो ऐसा है कि अभी इंक्वायरी अगर करनी जाए, अभी देखो परसों वो बेचारी अज्ञानी है और उसको मालूमात नहीं रहती है ज़्यादा, वो अभी आई है शिवसेना में, सुषमा अंधारे। उसने राज जी ठाकरे के ऊपर व्यंग करते हुए बोला कि वो जो शिवतीर्थ आया है वो कहाँ से आया, मतलब पहले कृष्ण कुंज में रहते थे, इतना पैसा कहाँ आया, बड़ा इतना बंगला बनाया। मगर वो सुषमा ताई को मालूम नहीं कि मातोश्री 2 भी तो बना है जी, और वो मातोश्री 1 से बहुत बड़ा है। और ये प्रॉपर्टी की क्या बात कर रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ उनकी प्रॉपर्टी है। और वो लोगों को भाई देखो, बड़े नेताओं की बात तो हम करते ही हैं और उनके पीए तक कहाँ जाते हैं। वो स्कूटर से पहले बार आने वाला पीए बाद में मर्सिडीज की गाड़ी तक जाता है ना सर, उसका गांव में बंगला होता है। पीए की बात कर रहा हूँ, उस सेठ की तो छोड़ो, उसके पीए का बंगला होता है। यहाँ पे 2-4 फ्लैट हो जाते हैं, गाड़ियाँ होती है, उसके बच्चों के नाम से शॉप्स होते हैं। सर ये मॉल में आपको जो शॉप्स देखते हैं
बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे ये नेताओं के ही रहते हैं जी। 5 स्टार होटल्स में जो उस दुकान में दिन भर में कोई आता नहीं, वो खाली लॉस और वाइट करने के लिए बने हुए बहुत सारे रहते हैं। उसमें से वो सब किसके रहते हैं, या तो अभिनेता अभिनेत्रियों के या तो नेताओं के। तो पवार साहब सबसे बड़े धनवान आदमी पॉलिटिशियंस में हैं जी। मगर सब रहा भाई, हम अगर सोचने लगे कि भाई इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, तो जहाँ देखो वहाँ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। सर ये कार्रवाई होती है लेकिन कुछ निष्पक्ष निकलता नहीं कुछ। बस क्या आप मेरे मुंह की बात आपने छीन ली कि भाई अजीत दादा के ऊपर इतने रेड हुए जी। आज की तारीख में क्या है, चल रही है इंक्वायरी, चलता रहेगा। वो तब तक सरकार का एटीट्यूड बदलता है, इनका पैचअप हो जाता है। यस। वो इंक्वायरी पीछे। हर्षवर्धन पाटिल ने बहुत अच्छा बोला था कि भाई हमारे जो पाप है, हमारे जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में हम पहले बहुत डरते थे, अब बीजेपी में आ गए, गंगा जल में नहा लिए और वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए, शुद्ध हो गए। और वो दानवे तो जाहिर तौर पे बोले थे कि हमारा पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि जिसमें किसी को भी डाले तो वो शुद्ध होके निकलता है। तो उनको भी शर्म लज्जा नहीं है कि हम वॉशिंग मशीन है, हम गंगा जल है, हम किसी भी अपवित्र को पवित्र करते हैं, ऐसा बोलने में उनको भी नहीं लगता है। मगर सर हमारे आसपास भी अगर देखेंगे, थाना के नेता देखेंगे, नगर सेवक देखेंगे तो सर जहाँ देखो वहाँ पैसा ही पैसा है, प्रॉपर्टी पैसा। मतलब न्यू बॉम्बे का किंग है, उसके पास भी बोलते हैं 2-5 हज़ार करोड़ की मालमत्ता है। सभी थाना के भी सब आज 1,000-2,000 करोड़ के नीचे कोई बड़ा नेता नहीं है, नहीं तो वो बड़ा नेता कहलाएगा भी नहीं। उनके संस्थान है सर, कैसे है ना, शिक्षण संस्थाएं होती है, सहकारी सोसाइटीज़ होते हैं, कारखाने होते हैं, ये होते हैं, बहुत सारे इनके पास इन्वेस्टमेंट ऐसी जितने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लोग सीधा पार्टनर बन जाते हैं, थोड़ा पैसा लगा के बड़ा पैसा निकाल लेते हैं। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर्स उनके पास रहते हैं। सर अभी इसमें तो पत्रकार भी पीछे नहीं है। अभी मेरे को क्या है ना कि राजकीय नेता को अपना बड़प्पन और पैसा दिखाने में बहुत शौक रहता है, करके वो दिखाते हैं कि भाई देखो मेरे पास 10 गाड़ी। अभी ऐसा हमने देखा है कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं बड़े नेताओं के पास, सर वो छुपाते नहीं हैं, उनके बंगले के इर्द गिर्द में 20-25 गाड़ियाँ खड़ी है, तो बाहर आने के बाद ऐसे पहले जैसे घोड़दल रहता था, घोड़े हाथी रहते थे ना, वैसे आके देखेंगे भाई मेरी 20-25 गाड़ियाँ हैं, कोई बाहर से आता है तो उसको दिखनी चाहिए। मेरे पास चलता भी तो 20-25 लेके चलता है, कितने लोग मेरे साथ में लोगों को लेके साथ में रहते हैं, वो तो बात है ही। तो मुझे पहली बात यह है कि उद्धव जी के पास बहुत सारी संपत्ति है और उसकी इंक्वायरी चालू है। अजीत दादा की भी हो गई, बहुत सारे लोगों की हो गई, अपने प्रताप सरनाइक की भी हो गई, उसको तो बाद में अभी तो क्लीन चिट भी मिल गई। प्रताप सरनाइक तो थाना का सबसे बड़ा धनी आदमी था, तो जो पहले वड़ा पाव और आमलेट पाव बेचता था, आज कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ का मालिक है। यस। वो तो ये सब कितने साल में हुआ रहेगा? 10 से 15 साल? ये 20 साल में। तो 20 साल में 20,000 करोड़ क्या गिनो ना आप, तो अभी और 20 साल में तो लाखों करोड़ हो जाए। वो तो चलता ही रहता है। तो कैसे नहीं, उसमें ऐसा है कि उद्धव जी की प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में उनके ही जो निकटवर्ती हैं वो बताते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी अंदाजन 25,000 करोड़ की, सब मिला के। कितने? 25,000 करोड़। 25,000 करोड़। अब उसमें से ये प्रॉपर्टी जो है वो अभी की नहीं बनी हुई, वो ठीक हो, ठाकरे फैमिली को प्रॉपर्टी के लिए जो पैसा मिलता है वो 3-4 तरीके से मिलता है। उसके बारे में कहीं किसी ने कुछ अभी तक बोला नहीं है। सर कैसे हैं कि मैं एक ज़माने में उनके साथ था, तब भारतीय कामगार सेना करके उनकी एक यूनियन रहती थी। तो हर साल दिवाली के दिन दत्ताजी साळवी करके उसके चीफ थे, मेरे भी बहुत सीनियर थे, मगर मेरे अच्छे संबंध थे उनसे। तो हर साल वो दिवाली के धनलक्ष्मी अपना ये धनत्रयोदशी के दिन बाला साहब को जितनी भी यूनियन है उनकी, उनमें से कुछ करोड़ रुपया इकट्ठा करके उनके चरणों पे रखते थे। सर यूनियन से पैसा मिलना ये शुरुआत थी,
इनकी बाला साहब और 80 के ठाकरे दशक, 80 के परिवार दशक के। हाँ, 80 के वो तब से वो पहला पैसा जो उन्होंने देखा बड़े तौर पे करोड़ों में, उस समय करोड़ का तो हज़ारों करोड़। सर वो 1 करोड़ भी आज का 1000 करोड़ है। तो वो समझो, वो एक मेरे को उन्होंने एक बार बोला था कि मैं हर साल 1 करोड़ 1,01,11 रुपये उनके चरणों पे दिवाली के दिन रखता हूँ। तो ठीक है ना, 1 करोड़ सर उस समय ने 80 के ज़माने में 1 करोड़। तो वहाँ से यूनियन से उनको मिलना शुरू हो गया और उनके जो यूनियन लीडर थे उनमें से रमेश मूरे थे, ये दत्ताजी सावंत थे, अपने यहाँ रमाकांत मूरे करके थाना में भी एक थे और बहुत सारे थे। तो वो लोगों का काम ही था कि यूनियन की ओर से जो पैसा जमा होगा वो उसमें से कुछ अपने लिए रखते थे, क्योंकि वो भी अमीर हो गए थे सर। सबका जो मैं इनका वर्णन करता हूँ भाई, उनका बंगला, फार्म हाउस, ये वो सब इनका भी था, छोटे लीडर लोगों का भी था सब कुछ। तो वो देना शुरू हो गए। बाद में ऐसा हो गया कि सर बड़े उद्योगपतियों में जो डिस्प्यूट होते हैं पैसे के मामले में, तो ऐसी आदत हो गई, वो सब मैंने आंखों से देखा हुआ है, इसके लिए किसी के कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि बड़े उद्योगपति या बड़े ज़मीन के लफड़े होते थे, ये बाला साहब के पास आते थे और फिर वो मध्यस्थता करते थे कि भाई तुम्हारी, मतलब एक समांतर न्यायालय ही चलाते थे। और उसमें सिर्फ उद्योगपति आते थे ऐसे नहीं, गैंगस्टर भी आते थे, बड़े बड़े गैंगस्टर भी आते थे। भाई मैंने आंखों से देखा है बड़े बड़े गैंगस्टर्स को उनके पैर छूते हुए। और फिर उनमें भी गैंग वॉर तो उस समय बहुत ज़ोरों पे था, तो उसमें भी वो मध्यस्थता करते कि तू इतना ये एरिया में तू देख। बाद में केबल के इसमें भी अनिल परब जो अमीर बनाना, वो केबल के थ्रू बना। केबल सर, केबल के लिए जान जाती है कितने लोगों की। तो वहाँ पे भी बाद में ऐसा हो गया कि जैसे कुछ लोग हैं, वो एक भगवान का नाम आप मत लो क्योंकि वो अपमान हो जाएगा उसका, कुछ लोग हैं ऐसे कि वो एक भगवान है, उनके नाम से अपने को जो प्रॉफिट होगा वो बोलते हैं 1% उसका रहेगा। अब ध्यान में आ गए आपके? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक कोई सत्पुरुष भी है, कुछ उनके जो मंदिर है उसके लिए भी कुछ लोग मन में बोलते हैं भाई मेरे को जो इस साल मिलेगा उसमें 1% तेरा रहेगा, 2% रहेगा, 3% रहेगा, तो उसके नाम से वो ये करते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ धंधे वाले जो थे, जिनको जगह में प्रॉब्लम हो रहे थे, इसमें हो रहे थे, तो वो लोग भी उनके पास आते थे कि भाई घर मालक और भाड़े करो उनके झगड़े, उसमें भी हस्तक्षेप होता। तो धीरे धीरे कैसे है ना कि पैसा जमा होता गया और वो अलग अलग यूनियन से आता था। फिर झगड़े जो होते थे गैंगस्टर से लेके उद्योगपतियों से, उनमें भाई तुम ये करो, वो ये करो, चलो मेरी बात सुनो। फिर बाद में ऐसा हो गया कि फिल्मों में भी उनका हस्तक्षेप हो गया। ठाकरे फैमिली का, मैं ठाकरे फैमिली बोल तो बाला साहब का नहीं मिलना, लाम लेना हर बार मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि वही कर रहे थे सर। तो फिल्मों में भी दिक्कतें आती थी, तो फिल्म वाले भी उनकी शरण में आते थे। उनके आपस के झगड़े बहुत होते हैं सर। जी बिल्कुल, अपने को बाहर आते नहीं है वो, हर चीज़। हाँ, तो उसमें भी ये हीरो है, उसने मेरे को काम करता हूँ बोला था, इतना पैसा लिया नहीं किया, वो सब में ये होने लगा। बाद में थोड़े से ऐसा होने लगा कि 1990 ये मुंबई महापालिका में भूल गया, मुंबई महापालिका में सर करीबन 1 साल में ऐसा बोला जाता है कि 10,000 करोड़ का गाफला होता है। कितना? 10,000 करोड़ कितने में? 1 साल में होता ही। और वो अभी तक चला आ रहा है, वो बढ़ता गया, सिस्टम ही बनती गई ना, सिस्टम बनती गई। भाई पहले 1-2 हज़ार करोड़ का होगा, बाद में ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा हो गया। अभी लास्ट जो फिगर मेरे को अपने जो यशवंत जाधव की इंक्वायरी हुई ना सर, यस, जब वो शिंदे कमेटी में नहीं, शिंदे गुट में नहीं आए थे, तो उनके और यामिनी जाधव जो आमदार है उनकी, कितने फ्लैट्स ऊपर, तो फ्लैट्स और ये भाई 36 फ्लैट की बिल्डिंग, ये बैटरी, वो सब आया था। वो उस समय उनके बारे में ये बोला गया था कि उनके पास 10,000 करोड़ की संपत्ति। भाई कार्यकर्ता और नेता के पास अगर 10,000 करोड़ की है, तो बाला साहब या उद्धव जी के पास 25,000 करोड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। कम है, कम ही है, सही बोले आप। तब यशवंत जाधव ने एक गौप्य स्फोट किया था, जिसको ठाकरे फैमिली की डर से
ज़्यादा मीडिया ने अहमियत नहीं दी। उन्होंने बोला था मैंने 10,000 कमाए आकर के मेरे ऊपर आरोप हो रहा है, मगर मैंने उसमें से 3,000 करोड़ मातोश्री को पहुंचाए, इसकी कोई ये नहीं करता है, दखल नहीं देता है। ये कौन बोले? यशवंत यादव। यशवंत यादव बोले। तो ये सर देखो, मैंने उस दिन सिस्टम ही बन गया है, तो उसके लिए भुजबल ने पहले चौंका दिया था बाला साहब को, उसके बगैर किसी काम ही नहीं होगा। राणे जो है, नारायण राणे, उन्होंने भी चौंका दिया था। नारायण राणे ने जब पहली बार पैसा मिला और उनको दे दिया तो वो हैरान हो गए, बोले इतना महापालिका में मिलता है। बाद में उनको भी मालूम पड़ गया, फिर वो सिस्टम एक बन गई कि इतना मिलेगा। सर कैसे है ना, शिवसेना के पास सिर्फ मुंबई महापालिका है क्या? नहीं, थाने महापालिका है, कल्याण डोंबिवली है। सर कितनी महापालिकाएं हैं, नगर पालिका है, जिला परिषद है। सर जिला परिषद की मैं काउंट इतना नहीं करता हूँ, उसमें इतना पैसा नहीं देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है इतना, मगर महापालिकाएं कितनी है? सर बम्बई में अगर साल का 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ मिल रहा है, तो बाकी यहाँ से 500,000 करोड़ तो मिलेगा हर एक महापालिका से कम, और देने वाले भी अपने। इनके इतने खर्चे होते हैं सर, जो इतना पैसा सर सर नेताओं की इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहाँ कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में मुझे बहुत पता है, और उसके लिए सर अलग वीडियो हम बनाएंगे। हम लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बड़े नेता, आपको भी सवाल पड़ता है ना, आप इतना पैसा खाते जाते किधर है? हमारे पास तो कोई आता हुआ दिखता नहीं है कि जाता किधर है ये सब। तो उसके बारे में एक वीडियो हम जरूर जल्दी ही बनाएंगे कि नेता इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, उनका पैसा जाता कहाँ है, और उनको भी टोपी लगाने वाले कैसे होते हैं। उसका एक और अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो सर कैसे है ना कि अलग अलग महापालिकाओं को भी एक कोटा दिया जाता है, फिर महापालिकाओं में आपको स्टैंडिंग का चेयरमैन बनाना है, पद देने हैं, संगठन में पद देने हैं, तो उसकी कीमत सभी पार्टीज में है सर। मेंबर सर, शिक्षण मंडल और बाकी मंडल में मेंबर बनने के लिए भी पैसा नहीं, मेंबर बनने के लिए तो हर एक चीज़ में पैसा लेते हैं। पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, मैं शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी में सर एक पार्टी है, अभी फिर से आप नाम लेने के मोह से थोड़ा वंचित रही, क्योंकि एक पार्टी है वो तो बोलते हैं कि जो 1 करोड़ देगा उसको टिकट आमदार की का मिलेगा, जो 5 करोड़ देगा उसको लोकसभा का टिकट मिलेगा। और ये बात कहाँ की है? उनके राज्य की नहीं है, महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में तुम्हारी ताकत कितनी है आने, मगर ये पागल मिलते हैं उनको। अच्छा, अरे बहुत सारे पागल मिलते हैं। वो बोलते हैं कोशिश करेंगे, क्या है ना, कुछ लोगों का आइडिया ऐसा रहता है कि भाई चुनाव के लिए खड़े हो जाएंगे तो वो भी कलेक्ट करते हैं बैठने के लिए कलेक्ट करते हैं, खड़ा होने के लिए करते हैं, लोगों से बोलते हैं मैं खड़ा हूँ, मेरे को पैसा दो, अपनी जाति, अपने धर्म, मतलब 5 करोड़ देंगे 10 करोड़ वसूल के बैठ जाएंगे। हाँ, नहीं 1 करोड़ देंगे तो 5 करोड़ तो निकालते ही है सर। कुछ तो उम्मीदवार, मैंने अभी वो अलग सब्जेक्ट है कि पार्टी फंड जो आता है ना, उसमें से भी खुद के लिए रखते हैं। 100%। मैंने कितने देखे, वो छोड़ो, आज मैंने भी बहकता हूँ मैं। उद्धव ठाकरे के पास 25,000 करोड़ है समझो आज, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उसकी इंक्वायरी करते हैं। सर लोगों के मन में अभी ये कुतूहल होगा, भाई चलो मैंने बोल दिया 25,000 करोड़ है, फिर सरकार से, जैसे बाला साहब ठाकरे के बारे में मनोहर जोशी ने मुझे बताया कि मैंने 5,000 करोड़ दिए उनको, और मैंने उनको बताया कि 12,000 करोड़ तो आपने भी खाए, उनको मुंह पे बोला मैं, तो 5,000 करोड़ उन्होंने दिए। सर सरकार 95 से लेके 99 तक इनकी सरकार थी, तो 5,000 करोड़ इन्होंने दिए, और नारायण राणे तो यही कह के आए थे कि वो महीने में देते उतना मैं दिन में दूंगा, तो उन्होंने भी तगड़ा दिया। सर महापालिका के साथ साथ सरकार में भी हैं, इनकी ताकत भी है। सर विरोधी में बैठे तो भी मिलता है, विरोधी में बैठे तो भी मिलता है ना, मिलता है। तो ऐसा कोई ये 25,000 का आंकड़ा देख के चौंकाने की ज़रूरत नहीं, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, मगर आगे क्या होगा सबको को तोले। अजीत दादा का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इतने छापे पड़े, इतनी इंक्वायरी हुई। सर विखे पाटिल का क्या हुआ? जितने भी बीजेपी में गए नेता, उन सब के ऊपर, भावना गौड़ी का क्या हुआ? उसके ऊपर भी रेड हुए थे भाई। उसके यहाँ तो 600 करोड़ का कैश मिला था, और वो बोली कि वो प्यून ने रखा था। वो प्यून बोलता है कि मुझे मैडम ने दिया था। अभी 600 करोड़ का कैश मिलने के बाद वो प्यून भी जामीन पे छूट गया। भावना गौड़ी का तो अरेस्ट ही नहीं हुआ, वो सब अभी बीजेपी में है। बीजेपी में कल ही मैंने एक लिस्ट पढ़ी,
26 महाराष्ट्र के नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चालू थी या चालू है और वो अभी सुरक्षित है। 26। सर, उद्धव जी के बारे में ये इंक्वायरी जो है एक पॉलिटिकल वेपन है कि भाई आपने हमारी इंक्वायरी की थी, चलो हम आपकी करते हैं, आपने हमको एक्सपोज किया था, आपको करते हैं। लोग चौंकेंगे नहीं, वो लोगों को अभी आदत हो गई है। भाई किसी ने बोला कि भाई उद्धव जी के पास खाली 1000 करोड़ है, तो बोलेंगे अरे क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो क्या पागल है, इतना सब होने के बावजूद सिर्फ 1000 करोड़, उतना तो हमारे गांव के नगर सेवक के पास भी होने लगा है, महापौर के पास भी होता है, अभी छोटे छोटे नेता जो है उनके पास होता है और इनके पास नहीं। तो उनके लिए भूषण की बात है वो कि भाई 25,000 करोड़ का मामला है हमारा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की इंक्वायरी चलती रहेगी इलेक्शन तक, बीच बीच में उसके कोई फुसकुलियाँ छोड़ते रहेंगे न्यूज़ की कि भाई यहाँ पे इतना है, वहाँ पे उतना है। अभी मैं बोलता हूँ आपको, और ये सच निकलेगा, देखो इनकी इंक्वायरी होगी, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाएंगे। सर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बीच में फरार हो गया था। इनका जो उद्धव ठाकरे का चार्टर्ड अकाउंट है सीए, वो फरार ही हो गया था और वो सब कागजात लेके फरार हुआ था इनके प्रॉपर्टी के। तो उद्धव जी बहुत टेंशन में थे और उसको ढूंढ रहे थे, मतलब डिटेक्टिव एजेंसीज तक उसके पीछे छोड़ी थी, मगर वो सुरक्षित था। क्यों? वो सर ईडी के ताबे में ही था। ईडी ने उसको बिना अरेस्ट दिखाए एक अच्छे से फ्लैट में रखा था, 5 स्टार होटल के, 5 स्टार होटल में ही रखा था और उससे वो पूरी जानकारी ले रहे थे। सर 3 महीने तक वो इनको दिखाई नहीं दिया, वो 3 महीने तक वहाँ बैठा रहा। काफी राजूगुला होगा। अरे वो पूरा डिटेल देके आया ईडी को, ईडी के ताबे में था। ईडी ने उसको बोला तो तुम बोलते जाओ, देते जाओ प्रूफ, हमारे पास खाली हमको कच्चा चिट्ठा बना के रखना है, हमको कुछ करना है नहीं करना है, ये बात की है। ऊपर से आदेश आया है कि भाई रेडी रखो, कल अगर इनको करना पड़ेगा, अटकाना है या उनको धमकाना है तो ये काम आएगा। तो वो 3 महीना उनके ताबे में था। बाद में छूटने के बाद ये जाके उनको मिला, फिर तब तक ये परेशान, फिर उनको जाके बताया कि मुझे ईडी ने पकड़ के रखा था। बोले तुमने कोई शिकायत? बोले शिकायत कहाँ करूँगा, वो 4 दीवारों के अंदर 5-6 अधिकारी मेरे इर्द गिर्द बैठते थे और मेरे से सब उगलवा लिया है। तो उद्धव जी को पहले ही पता था कि अपना जो पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल है वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लीक कर दिया है। फिर बाद में जितने उनके लोग शिंदे गुट में गए जी, खासम खास गए ना, उनके पास भी इनका डिटेल है। सर मंत्री जो है, जो शिंदे गुट में गए हैं, उसमें से सिर्फ अनिल परब नहीं गए हैं जो पैसा देता था उनमें से, बाकी सब तो आ गए, बाकी सब आ गए। तो सर उन्होंने भी अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नहीं, उनकी बात मत करो, अभी हम उद्धव जी की बात करें। तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन उनको मिला है उसके भी पूरे तफसील है ना। जब इन्होंने ये बोला कि खोके 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 ओके ओके ओके, सर कुछ दिन तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोले खोके खोके की क्या बात करते हो वगैरह। एक दिन वो भी उबाल आ गया उनमें, वो बोले कि भाई हमारे खोखों की बात मत करो, आपने फ्रीज के जो कंटेनर ये होते हैं खोखे, उसमें कितना किससे कौन से मंत्री से कब कौन से प्रकरण में लिया, ये बात अगर मैं बोलूँगा तो भूचाल आएगा। कम से कम 100 फ्रीज के खोखे कहाँ से आए। और कंटेनर बोलते हैं सर, क्या है ना, पेटी खोखा अब कंटेनर मतलब 100 करोड़। और मैंने बीच में आपको बोला था कि एक जिला बैंक है, वहाँ से एक खासदार है अभी वो, उन्होंने 800 करोड़ नोटबंदी के समय वाइट करके मतलब चेंज करके लिए थे। 8 कंटेनर 1 करोड़ का, 100 करोड़ का एक, तो 8 कंटेनर बदली करके लिए ना उन्होंने। तो मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ, शायद 1 कंटेनर 1000 करोड़ का होता है, ऐसा कुछ है, ऐसा थोड़ा ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मंत्रियों ने भी अपना अपना रिपोर्ट सब दिया हुआ है। तो शिंदे साहब ने गुस्से में आकर बोला भाई तुम्हारे फ्रिज के कंटेनर निकलेंगे, फिर खोखे निकलेंगे, तो ये वो भी निकलेंगे। तो उनका भी मेरे ख्याल से अंदाज़ा यही होगा कि 25 करोड़ तो मिनिमम, 25,000 करोड़ मिनिमम इनके पास मिलने चाहिए। मगर उसका लोकेशन हो जाएगा सर। कैसे है ना कि पहले से महाराष्ट्र में ज़्यादा करके
ये परंपरा रही थी जो पहली बार इन्होंने तोड़ी जी। तुम्हारे फडणवीस साहब ने तोड़ी। सर अब कैसे थे ना, शरद पवार बोलते थे कि भाई सत्ता बदली हो जाए तो भी हम ही रहने वाले हैं, मतलब आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे, आज हमारी बारी है कल तुम्हारी बारी है, तुम्हारे समय तुम खाओ हमारे समय हम खाएंगे, हमारी इंक्वायरी तुम मत करो तुम्हारी इंक्वायरी हम नहीं करेंगे, मिल बांट के खाएंगे। सर वो वही हो गया। मुंडे साहब ने पवार साहब के ऊपर इतने आरोप किए थे, गंभीर गंभीर गंभीर, दाऊद से लेके पैसे तक कोई आरोप छोड़ा नहीं था। हाँ, मुंडे मुख्यमंत्री ये बन गए ना उप मुख्यमंत्री, कहाँ किस चीज़ की पवार साहब की इंक्वायरी की उन्होंने? भाई दाऊद को लाना तो छोड़ो, पवार साहब के कोई प्रकरण की इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि उनको जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बन गए उनको मालूम पड़ गया कि भाई अपना मौका है भाई अभी हम उनका इंक्वायरी करेंगे, मतलब कल हम नहीं जाएंगे तो उनका ये हो जाएगा। कहावत है शीशे के अगर घर हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। हाँ, वही शीशे का घर कभी होता है और इनका घर भी शीशे का बना हुआ, बनने में टाइम नहीं लगता। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि मनोहर जोशी को मैंने एक बार पूछा कि इतनी इंक्वायरी की बात कर रहे थे, वो बोले उनकी इंक्वायरी करने जाएंगे तो कल वो हमारी करेंगे। वो पवार साहब भी उनके दोस्त हैं जी, बहुत एकदम गहरे दोस्त हैं। वो बोले कि पवार साहब ने मुझे मैसेज भेजा है कि हमारे पहले जो थे उसके बारे में आप कुछ मत बोलो, सुख में रहो, सुख दुख के हम साथी हैं, सुख में रहो, तुम्हारे हाथ में जो आया है उसका जो करना है वो करो, हमारे बारे में सोचो मत। इसलिए नहीं हुआ। और सर 80 घंटे की जो सरकार बनी तो उसमें क्या हुआ, अजीत दादा के ऊपर जो एक्यूजिशंस थे इकोनॉमिक ऑफेंसिंग में, उनकी जो केसेस थी सिंचाई घोटाले की, सब वापस हो गई ना सर? हो गई कि नहीं? यस। कितने घंटे में? 80 घंटे 80 घंटे में। तो सर इतना क्या बड़ी बात है? कल क्या जाने शिंदे गुट के साथ अजीत दादा आ जाएंगे या तो खुद ये आ जाएंगे, राष्ट्रवादी वाले ही आ जाएंगे बीजेपी के साथ। कल अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी, सरकार केंद्र में या राज्य में पड़ी और इनकी 4 भी है तो भी बोलेंगे आ जाओ 4। महाराष्ट्र में कभी पड़ी तो राजनीति है सर उससे बड़ी। अभी एंड में मैं एक बात बताता हूँ चौंका देने वाली, ये ईडी का और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का ये सब चक्कर होने के बाद चालू जी, मेरी खातरी लायक माहिती है, सोर्स नहीं पूछेंगे आप, मगर आप जानते हैं मेरे कितने कड़वे सोर्स हैं। मेरी लेटेस्ट न्यूज़ ऐसी है कि उद्धव जी ठाकरे ने मोदी जी से संपर्क किया है और उनको ऑफ़र दी है कि मैं महाआघाड़ी से बाहर निकलता हूं और आपके साथ आने को तैयार हूं, मगर आप शिंदे का जो ये पूरा काफिला है उस अगर दूर रखते हैं तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। और अगला लोकसभा, उन्होंने कंडीशन थोड़ी सी डाली कि अगले लोकसभा चुनाव में हमारी जो सीटें थी लोकसभा की वो हमें दे दीजिए। लोकसभा के लिए उन्होंने काफ़ी, लोकसभा के लिए, और बाकी जो है वो हम चर्चा करके ये करेंगे। सर उसके ऊपर मतलब देखो उद्धव जी अभी तैयार हो गए हैं, पहले तो मैंने बताया ही था कि वो तैयार बैठे ही थे कि कब मोदी और शाह दोनों में से किसी का फ़ोन आता है, वो तो चुक गया था। सर मोदी का जवाब सुनिए और मैं ख़त्म करता हूँ। उन्होंने बोला वो वक्त अभी चला गया, जिसके थ्रू ये मैसेज मोदी जी के पास उद्धव जी का पहुंचा, उनको बोले वो वक्त अभी चला गया और आने वाले वक्त का इंतज़ार करो। बस सर 2 शब्द बोले हैं, मगर 2 में क्या नहीं है, बहुत कुछ। वक्त चला गया मतलब अभी कुछ नहीं होगा, मगर आने वाले वक्त का इंतज़ार करो, मगर ऑप्शंस ओपन। यस। सो सर ये इंक्वायरी छोड़ो, सुख शांति में आप अपना जो क्या है ना 1000, 500, 200 वो बचा के रखो। आपको कोई उद्धव मित्र के इसमें से मिलने वाला है ना, उनकी इंक्वायरी को उनको पनिशमेंट होने वाली है। ये सब आपस में मिले हुए सर, सब साले चोर हैं। चलो छोड़ दे। धन्यवाद तृप्ति जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी के इनको मतलब संपत्ति की जांच कुछ होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम जो है सबसे ज़्यादा हम सल्यूट करते हैं गौरी भिड़ेगा जिन्होंने इस मामले को जो है कोर्ट में डाला, और कोर्ट के बाद जो है अब ईओडब्ल्यू जो है सक्रिय होकर इनकी संपत्ति की, ठाकरे संपत्ति की जांच का जो है। सर गौरी भिड़े नहीं जाती ना, हाँ। तो भी ईडी वालों के पास सब जमा हुआ था। तो आपका कमेंट क्या है हमारे वीडियो पर? सत्येंद्र जी जो बातें की, सत्येंद्र जी जो अंदर की बातें बताई, उस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपने कमेंट बॉक्स लिखिए, और वीडियो सब्सक्राइब किए नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।